हेलो दोस्तों, मैं एक्सन आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल तरीके से हमारे साथ। तो आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए मैथ की क्लास और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 16 तक। ओके, सो आज क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आराम से मिलता रहे। ओके, तो आज क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 16 तक। मैंने पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उससे पहले हम लोगों ने इसका बेसिक देखा था। मतलब ऑलरेडी हम रिलेशन एंड फंक्शन पर 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने भी वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियोस को आप अवश्य देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोस में एक में मैंने बेसिक बताया है जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेकंड में मैंने 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देख लीजिए और अगर अभी आप देखना चाहते हैं तो जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने वहां पर लिंक दे दिए हैं दोनों वीडियोस के, आप लोग वहां से एंजॉय कर सकते हैं। ओके, सो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पहला क्वेश्चन लेंगे 10 और उसके बाद में 16 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं दोबारा फिर बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चंस हैं ये बेस होते हैं हमारे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यही हमें चेक करना है इन सारे क्वेश्चंस में। तो कैसे चेक करते हैं मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जब भी हमें स्वतुल्य चेक करना होगा या रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि A, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। अगर A, रिलेशन से बिलोंग करता है तो वह फिर रिफ्लेक्सिव होता है, मतलब स्वतुल्य होता है। ठीक है, हम इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि खुद के साथ जो संबंध होता है वही स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। खुद के साथ संबंध ही स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। इस तरह से हम लोग अगर याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या होता है, तो सिमेट्रिक की मैंने एक बात बताई थी कि सिमेट्रिक में A, B अगर R से बिलोंग कर रहा है तो B, A भी R से बिलोंग करना चाहिए। मतलब जो A का B के साथ संबंध होता है वही B का अगर A के साथ संबंध है तो फिर वह जो संबंध होता है वो क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक कहा जाता है। A का B के साथ संबंध जो है वही B का A के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर अगली बात देखें ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में हमने क्या बताया था, तो ट्रांजिटिव की बात है तो ट्रांजिटिव में एक कंडीशन ये होती है A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C आल्सो बिलोंग्स टू R। तो तीसरी चीज इसमें होती है कि A, C भी R को बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर A का B के साथ जो संबंध है वही B का C के साथ है तो वही A का भी C के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी वो ट्रांजिटिव कहा जाता है। ठीक है, ये बातें हम लोग पिछले वाले वीडियोस में डिस्कस आराम से कर चुके हैं, विस्तार से मैंने बताया था। प्लीज इसीलिए मैंने कहा है कि पिछले वाले वीडियोस जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। आज की क्लास में हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर और हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो नंबर 1 बताया गया सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। मतलब है इसका 10 का पहला पार्ट हमें बताना है, उदाहरण देने हैं, ऐसे एग्जांपल्स देने हैं। और पहला उदाहरण ये देना है कि सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। मतलब सममित होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन यहां पर सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी ना हो और ट्रांजिटिव भी ना हो। ऐसा हमें एक उदाहरण देना है जो सममित हो लेकिन ना ही स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। ठीक है, तो चलो हम आपको एक उदाहरण देते हैं इसका। क्या हो सकता है जो सम्मित है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमें आप लोगों को याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप अपने मन से बना लीजिएगा। मैंने अपने मन से एक एग्जांपल बना लिया है कि यहां पर मैंने एक बता दिया, एक हमारा समुच्चय है 1 2
2 3। ओके, ये एक समुच्चय है 1 2 3 और इसमें हमने एक संबंध दे दिया है। इसका जो संबंध है, इसके एलिमेंट्स का संबंध a कामा b वेयर a इज नॉट इक्वल b, a इज नॉट इक्वल b, मतलब a और b बराबर नहीं होना चाहिए, a कामा b और a इज नॉट इक्वल b। ठीक है, मैं यहां पर ऐसे ही केवल कर देता हूं, a कामा b नहीं करता हूं, 1 कामा 2, केवल a में क्या है, एक समुच्चय है, a में 1 और 2 अवयव हैं इसमें, और ये रिलेशन मैंने दे दिया है a कामा b लिखा होना चाहिए, लेकिन a और b दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो रिलेशन के भीतर आप दिखाते हैं कि ये आखिर कैसा ये संबंध है, क्या ये सिमेट्रिक होगा। अगर सिमेट्रिक है तो बात क्लियर हो जाती है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं भी होने चाहिए। ठीक है, तो हम आपको दिखा भी देते हैं, चेक भी करा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि रिलेशन के भीतर कौन कौन से अवयव आ सकते हैं, a कामा b, मतलब 1 कामा 1 भी आ सकता है, 1 कामा 2 भी आ सकता है, फिर 2 कामा 1 2 कामा 2, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन हम 1 कामा 1 यहां पर नहीं ले सकते, क्योंकि बताया है a और b आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब 1 कामा 1 नहीं लिया जा सकता है, 1 कामा 2 ले सकते हैं, या फिर 2 कामा 1 ले सकते हैं। 2 कामा 2 भी हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, 2 कामा 2 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर a और b बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये दो अवयव ही इसके भीतर रिलेशन के भीतर आएंगे, 1 कामा 2 या फिर 2 कामा 1। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिक है, सममित है। क्यों सममित है, क्योंकि हमें पता है कि 1 कामा 2 अगर R से बिलोंग कर रहा है तो 2 कामा 1 भी R से बिलोंग कर रहा है, ये मैंने समझाया है। ठीक है, तो ये सममित है, बिल्कुल क्लियर बात है, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। ये आगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव ये है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, a कामा a बिलोंग्स टू R, a कामा a बिलोंग्स टू R। क्या 1 कामा 1 आपको दिख रहा है, क्या 2 कामा 2 आपको दिख रहा है रिलेशन में, नहीं दिख रहा है, ना ही 1 कामा 1 है, ना ही 2 कामा 2 है। इसका मतलब है कि यह फिर जो रिलेशन है हमारा कैसा है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अगर हम बात करें ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए तीसरा अवयव होना चाहिए, 1 कामा 2, 2 कामा 3 होता तभी होता, दूसरा ही अवयव नहीं मिल रहा तो फिर तीसरा कहां से मिलेगा। इसका मतलब है यह रिलेशन जो है वह ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो हमने एक ऐसा एग्जांपल अपने आप से बना लिया है, आप अपने मन से बना सकते हैं, जो भी आप एग्जांपल बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा हमेशा वो एग्जांपल ऐसा होना चाहिए जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, मैं इसका एक और एग्जांपल दे दूं अगर, तो मैं बात कहूं, जैसे अगर मैं बात कहूं कोई भी एक समुच्चय है, ठीक है, कोई भी एक समुच्चय है A, वो कुछ रेखाओं का समुच्चय है। ठीक है, रेखाओं का समुच्चय है, रेखाओं का समुच्चय है, और यहां पर जो रिलेशन हमने दे दिया है वो हमने रिलेशन क्या दे दिया है, a कामा b वेयर a लंब होना चाहिए b पर। ओके, ए बी पर लंब होना चाहिए, तो ए बी पर लंब होना चाहिए, ऐसा हमने रिलेशन यहां पर दे दिया है। तो ध्यान से देखिएगा ये कैसा हो सकता है, क्या ये कंडीशन इनके फॉलो करेंगी, तो बिल्कुल फॉलो करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में होता है कि ए कामा बी वेयर इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए अगर बी पर लंब है, ए अगर बी पर लंब है, ये ए है ये बी है। ठीक है, तो ए अगर बी पर लंब है तो बी भी ए पर लंब होगा, बिल्कुल बात सही है, मतलब बी भी ए पर लंब होगा, ये बात सही है। अगर ए बी पर लंब है तो बी भी ए पर लंब हुआ, इसका मतलब क्या है, यह सिमेट्रिक हो सकता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए भी आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हम कह सकते हैं ये कंडीशन फॉलो होगी तो अर्थात सिमेट्रिक होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, कोई खुद पर लंब कैसे हो सकता है, जैसे कोई रेखा ये है और ये इसी पर लंब भी हो, खुद पर कोई रेखा लंब नहीं हो सकती। ठीक है, किसी दूसरी पर रेखा पर ही वो लंब हो सकती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए कामा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हम बताते हैं, अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए जो है वो बी पर लंब है, और अगर यहां पर दे दिया गया बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब बी जो है वो सी पर लंब है, अगर बी सी पर लंब होगा तो सी भी इस टाइप से होगा, ये बी है और ये सी है, सी इस टाइप से होगा। तो क्या ए कामा सी
ए कामा सी भी आर को बिलोंग करेगा। तो ध्यान से देखिए, क्या ए भी सी पर लंब होगा? तो ए जो है वो सी पर लंब नहीं हो सकता, क्योंकि ए फिर सी के समांतर हो जाएगा, इसलिए ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं होगा, अर्थात ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो अपने मन से आप कई एग्जांपल्स बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल, दो एग्जांपल दिखा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे और अगली कंडीशन, जो अगला उदाहरण हमें दिखाना है वो क्या है देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया है, जो अगला उदाहरण हमें दिखाना है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिया है संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सममित हो। मतलब संक्रामक हो, ठीक है, ना ही स्वतुल्य हो, स्वतुल्य भी ना हो और सममित भी ना हो। ओके, स्वतुल्य भी ना हो, सममित भी ना हो, लेकिन संक्रामक होना चाहिए। ठीक है, ये यहां पर रिलेशन दे दिया गया है। चलो हम बात करते हैं इनके इन रिलेशंस की। तो हम ले लेते हैं कोई एक समुच्चय है, यहां पर हमने एक समुच्चय दिखा दिया है 1 2 3 4। ठीक है, ये एक समुच्चय हमने ले लिया है। अब बताया गया है, यहां पर क्या बताया गया है कि यहां पर हम एक रिलेशन बना लेते हैं। वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? संक्रामक होना चाहिए, स्वतुल्य और सममित नहीं होना चाहिए। तो हमने यहां पर एक रिलेशन दे दिया, ए शुड बी लेस देन बी। ओके, ए और ए जो है बी से छोटा होना चाहिए, मैंने ये रिलेशन दे दिया, ए जो है बी से छोटा होना चाहिए। अब देखते हैं ये संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, क्या ये कंडीशंस फॉलो होती हैं? तो ध्यान से देखिएगा जरा, इसमें जो आर में वैल्यूज आएंगी वो क्या आ सकती है? ए कामा बी, 1 कामा 1 आ सकता है, 1 कामा 1 आ सकता है क्या? 1 कामा 1 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें बताया है ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए, बराबर वाली बात कहीं नहीं है। ठीक है, तो ए हमेशा बी से छोटा रहना चाहिए। यहां पर बराबर हो गया, अर्थात हम ए 1 कामा 1 नहीं ले सकते, 1 कामा 2 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 1 कामा 2 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं 1 कामा 2? क्योंकि यहां पर ए बी से छोटा है। क्या 2 कामा 1 ले सकते हैं? 2 कामा 1, तो हम 2 कामा 1 भी नहीं ले सकते। 2 कामा 1 में तो ए जो है बी से बड़ा हो जाएगा, ए जो है बी से बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहां पर बताया है ए है बी से छोटा। ठीक है, तो 2 कामा 1 भी नहीं ले सकते। हम यहां पर क्या लेंगे? 1 कामा 2 ले लिया है, या फिर 1 कामा 3 ले लीजिए, या 1 कामा 4 ले लीजिए, या 2 कामा 3 ले लीजिए, या 2 कामा 4 ले लीजिए। इसी प्रकार 3 कामा 4 ले सकते हैं आप। ठीक है, आगे और कोई भी अवयव नहीं ले सकते। 3 कामा 2 ले नहीं सकते, क्योंकि ए हमेशा बी से छोटा रहना है। ठीक है, तो ये रिलेशन के भीतर यही केवल अवयव आने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो रिलेशन निकल के आया है वो संक्रामक है। तो चेक करते हैं संक्रामक के लिए क्या होता है। अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी आल्सो शुड बी बिलोंग्स टू आर। तो देखते हैं भाई, हमने देखा 1 कामा 2, यहां पर हमें दिख रहा है 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। ओके, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 कामा 3 आल्सो बिलोंग्स टू आर, 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। अगर ए कामा बी आर को बिलोंग करता है और बी कामा सी आर को बिलोंग करता है, तो ए कामा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। मतलब 1 कामा 3 शुड बी आल्सो बिलोंग्स टू आर। क्या 1 कामा 3 आर में है? तो मिलेगा 1 कामा 3 आर में है, अर्थात ये क्या है? यह ट्रांजिटिव है, मतलब संक्रामक है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो रिलेशन हमने लिया है वो कैसा है? ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1 कामा 2 आर को बिलोंग कर रहा है, 2 कामा 3 भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो 1 कामा 3 भी आर को बिलोंग कर रहा है। अतः यह ट्रांजिटिव है, संक्रामक है, लेकिन स्वतुल्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4 कहीं पर आपको नहीं दिख रहा है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। सम्मित हो सकता है क्या? तो हम देख रहे हैं 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 नहीं है। ठीक है, 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 नहीं मिल रहा है, 1 कामा 4 है तो 4 कामा 1 नहीं मिल रहा है, 2 कामा 3 है तो 3 कामा 2 नहीं मिल रहा है। मतलब ए कामा बी है तो बी कामा ए नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं यह सममित भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये हमने एग्जांपल्स दे दिए, आपको समझ में आ रहा होगा। हम लेते हैं अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में क्या बताया है वो हम ले लेते हैं अगला एग्जांपल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल नंबर 3 यहां पर जो पूछा गया है उसमें कहा गया है, आप लोग देखिएगा स्क्रीन पर, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। स्वतुल्य हो, सम्मित हो, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्वतुल्य, स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए, सममित होना चाहिए,
लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन अब की बार दे दी गई है। तो हम फिर से ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। हमने ले लिया है कोई भी एक अवयव, 1 2 3, मैंने एक समुच्चय ले लिया है, इनके बीच में एक रिलेशन दे दिया है a, b, वेयर क्या होना चाहिए बच्चा, हमेशा हम दिमाग लगाकर बात करेंगे, a + b शुड बी लेस देन और इक्वल 4। ठीक है, हमने ये दे दिया है एक रिलेशन कि a + b जो है वह 4 से छोटा होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। अब देखते हैं क्या इसके लिए सारी कंडीशंस फॉलो होती हैं। तो देख लेते हैं भाई, a, b हम 1, 1 ले सकते हैं क्या, 1, 1 ले सकते हैं क्या? हाँ भाई ले सकते हैं, क्योंकि 1, 1 लेंगे तो 1, 1, 2 जो है वो 4 से छोटा है या बराबर है, 4 से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर 1 और 1 जोड़ने पर 4 से छोटा रहेगा, बिल्कुल ले सकते हैं। 1, 2 भी हम ले सकते हैं, 4 से छोटा है। 1, 3 भी ले सकते हैं, ये भी 4 से छोटा नहीं है लेकिन बराबर है, तो बराबर भी ले सकते हैं। इसके बाद में हम 2, 1 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 2, 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी इनका भी योग 4 से छोटा ही रहेगा। 1, 2 कहिए, 2, 1 कहिए, या फिर 2, 2 कहिए, ये 4 के बराबर रहेगा। 2, 3 नहीं ले सकते, क्योंकि अब वो 5 हो जाएगा, वो 4 से छोटा नहीं होगा। कोई बात नहीं है, हम आगे क्या ले सकते हैं, तो 3 और 1 ले सकते हैं। 3, 1 क्यों हम ले सकते हैं, क्योंकि 3, 1, 3 और 1 का जो जोड़ होगा वो भी 4 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ले लिया। 3, 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अब वो 4 से बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो रिलेशन के भीतर ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये समतुल्य है। तो देखते हैं भाई, समतुल्य के लिए चेक करते हैं। तो हमने देखा 1, 1 है और 2, 2 है, अर्थात 1, 1 बिलोंग्स टू R एंड 2, 2 आल्सो बिलोंग्स टू R। अतः ये क्या है, समतुल्य है। सच्ची बात है, ये समतुल्य है। चलो अच्छी बात है, सममित है या नहीं है, तो देखिएगा 1, 2 बिलोंग कर रहा है R से, क्या 2, 1 भी R से बिलोंग कर रहा है? तो डेफिनेटली 1, 2 अगर R से बिलोंग कर रहा है तो 2, 1 भी कर रहा है। जैसे 1, 3 अगर R से बिलोंग कर रहा है तो 3, 1 भी R से बिलोंग कर रहा है। अतः यह सममित भी है। ठीक है, समतुल्य भी है, सममित भी है, लेकिन क्या यह संक्रामक है? तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 1, 2 और इसके बाद में हमारी बात आती है 2, 3 है ही नहीं, चलो हम छोड़ देते हैं, दूसरा है नहीं कोई। 1, 2 है तो 2, 3 नहीं है, 2, 1 तो फिर वही आ जाएगा ना। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, 1, 2, 2, 3 ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि या फिर संक्रामक नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें 1, 3 तो 3, और कुछ होना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस यहाँ पर नहीं है, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह जो रिलेशन है वह संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर हमने देखा यह समतुल्य था, सममित था और संक्रामक नहीं था। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगले एग्जाम्पल में क्या पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स, आपको दिमाग लगा करके बस कर देने हैं। ठीक है, आपको अपने मन से आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसके आंसर कई अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं आप। ठीक है, चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताया गया है, अगला एग्जांपल पूछा गया है, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो लेकिन सममित ना हो। ठीक है, स्वतुल्य और संक्रामक होना चाहिए लेकिन सममित नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो बात करते हैं, स्वतुल्य और संक्रामक होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सममित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दिया गया है। हम देते हैं आपको एग्जाम्पल, एक हमारा 1, 2, 3, 4 कोई भी हमने ले लिया है एक समुच्चय। ठीक है, ये हमारा एक समुच्चय है, चलो कोई बात नहीं है। और यहाँ पर हमने जो रिलेशन दे दिया है a, b वेयर a शुड बी लेस देन और इक्वल b। ठीक है, ये हमने रिलेशन दे दिया है, a जो है b से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। चलो ले लेते हैं, हम देते हैं यहाँ पर R के भीतर कौन से अवयव आ सकते हैं। a जो है b के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। बराबर हो सकता है तो 1, 1 भी हो सकता है। ठीक है, 1, 2 भी हो सकता है। ठीक है,
1,3 भी हो सकता है, 1,4 भी हो सकता है। इन सारी कंडीशंस में यहाँ पर ए बराबर है और यहाँ पर ए हमेशा छोटा है, लेकिन हम 2,1 नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो ए बी से बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर छोटे की बात की गई है, ठीक है। 3,1 नहीं ले सकते क्योंकि फिर ए जो है वो बी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हम नहीं ले सकते। चलो हम आगे और लेते हैं, कौन से अवयव आ सकते हैं। 1, से जोड़ दिए सबको, 2,1 लिया नहीं जा सकता, 2,3 ले सकते हैं, 2,3, 2,4, 2,4, ठीक है। ऐसे ले सकते हैं 3,4, 3,4। इसी प्रकार 2,2 भी हम ले सकते थे, बराबर तक तो ले ही सकते हैं, 3,3 भी ले सकते थे, ठीक है, और 4,4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे अवयव हम ले सकते हैं, बराबर हो या फिर ए जो है बी से छोटा होना चाहिए, तो ये सारे अवयव हो सकते हैं। अब देखते हैं क्या ये समतुल्य है। तो देखिएगा बच्चा, हमें दिख रहा है कि 1,1 बिलोंग कर रहा है आर से, 2,2 आप बिलोंग कर रहा है आर से, 3,3, 4,4 सब मिल रहे हैं, अर्थात यह समतुल्य है। बिल्कुल बात सही है। क्या यह संक्रामक है? संक्रामक के लिए क्या होता है? ए, बी, बी, सी, फिर ए, सी भी होना चाहिए, ठीक है। तो ए, बी हमने देखा 1,2, 1,2 बिलोंग्स टू आर, ओके। 1,2, 1,2 बिलोंग्स टू आर, फिर 2,3 यहां पर है, 2,3 आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो क्या अब यहां पर ए, सी ये वाली कंडीशन, 1,3 भी आर को बिलोंग कर रहा है। तो देखिएगा 1,3 भी आर को बिलोंग कर रहा है, अर्थात इसका मतलब क्या है? यह संक्रामक भी है, समतुल्य भी है और संक्रामक भी है। अब देखते हैं क्या यह सममित है। तो देखिएगा भाई, सममित के लिए क्या होता है? 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 2,1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि हमेशा जो ए था वो बी का छोटा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा इसमें कोई अवयव नहीं है। ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं कि यह सममित नहीं है, ठीक है। तो हमने ये एग्जांपल दे दिया है। अब चलते हैं अगले एग्जांपल पर। अगला एग्जांपल क्या है जल्दी से देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो दिया है 5वां, ध्यान से देखिएगा, आपको तो स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। दिया गया है सममित तथा संक्रामक हो किंतु समतुल्य ना हो, ठीक है। सममित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, लेकिन स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब सममित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। चलो हम एक ऐसे डायरेक्टली रिलेशन ही लिख लेते हैं, इसके लिए क्या ज्यादा दिमाग लगाना है। सममित होना चाहिए मतलब 1,2 लिख लो तो 2,1 भी लिख लो, ठीक है, तभी तो सममित हो सकता है। जैसे 2,3 लिख लिया तो 3,2 भी लिख लिया, 1,3 लिख लिया तो 3,1 भी लिख लिया, ठीक है। चलो अच्छी बात है, बस इतने लेते हैं, इसमें निकल आएगा, ठीक है। देखिए सममित है, सममित क्यों है? क्योंकि 1,2 है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो हम देख रहे हैं 2,1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, 1,3 बिलोंग्स टू आर, तो 3,1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हम कह सकते हैं क्या है? यह सममित है, यह सममित है, ठीक है। अब सममित है, संक्रामक है क्या? तो देखिएगा ये संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक के लिए ए, बी मतलब 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 2,3 आल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए, बी है और बी, सी है तो 1, सी भी होना चाहिए, ए, सी भी होना चाहिए, मतलब 1,3 भी होना चाहिए। और हमें दिख रहा है 1,3 भी इसमें है, अर्थात यह क्या है? संक्रामक भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। अब यह समतुल्य नहीं होना चाहिए, तो हमें दिख भी रहा है कहीं पर 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है। हम कह सकते हैं 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह समतुल्य नहीं है, ठीक है। तो हमने देख लिया, ये सारे एग्जांपल्स हमने इस तरह से दे दिए हैं। यही 5 क्वेश्चन थे जो इस पर बेस थे। चलो हमें एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आप लोग अब देखेंगे, बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर, एक रिलेशन दिया गया है आर, वो क्या दिया गया है? बताया गया है आर इज इक्वल पी, क्यू, आगे दिया है बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, पी की मूल बिंदु से दूरी क्या है? दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, बिंदु क्यू की
मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी समान है। ओके, ये रिलेशन दिया गया है कि R जो है एक रिलेशन है, P कामा Q दो बिंदु हैं। अब बताया गया P और Q आपस में मूल बिंदु से दूरी P और Q की समान है। तो आगे बताना क्या है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ये हमें सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। और आगे बताया गया पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो 0,0 को छोड़ करके से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। चलो पहले हम इसको तुल्यता सिद्ध करते हैं, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको तुल्यता सिद्ध कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम तुल्यता के लिए, तुल्यता का मतलब क्या होता है, सममित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए और स्वतुल्य भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सबसे पहले बताया गया है बिंदु P और Q दो बिंदु हैं जिनकी मूल बिंदु से दूरी बराबर है। हमने मान लिया कि दूरी की यहाँ पर रिलेशन क्या है, दूरी का दिया है। ठीक है, मान लिया कोई भी रेखा है OP, या दो बिंदु हैं, केंद्र जो मूल बिंदु है O है और P एक बिंदु है। जो OP की दूरी है, क्या OP की दूरी ही OP की दूरी है, क्या खुद के रिलेशन के बराबर है। मतलब जो कोई बिंदु मूल बिंदु से जितनी दूरी पर है तो वह उससे उतनी ही दूरी पर होगा। मतलब जितनी दूरी पर खुद वो है उतनी ही दूरी पर तो खुद होगा। मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन, खुद की खुद के साथ दूरी जो है उसकी तो बराबर रहने वाली। मतलब OP जो है वो PO के बराबर ही होने वाली है। इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं यह स्वतुल्य है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने बताया ना जो कोई भी हमने बताया स्वतुल्य का मतलब क्या है, A कामा A बिलोंग्स टू R। ठीक है, यहां पर क्या है OP और OP दोबारा लेंगे, OP भाई एक बिंदु OP है, OP की दूरी मतलब O से P की दूरी और O से P की दूरी क्या बराबर होगी, क्योंकि ये बराबर का रिलेशन है कि समान है, तो क्या बराबर होगी, सो डेफिनेटली बराबर होगी। हम कह सकते हैं P कामा Q बिलोंग्स टू R, सॉरी P कामा P बिलोंग्स टू R, P कामा P बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल लगा सकते हैं, फॉर ऑल P कामा P बिलोंग्स टू R। अतः ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, क्योंकि जो भी बिंदु है वह जितनी दूरी पर है वह उतनी ही दूरी पर रहेगा। ठीक है, तो वहां पर हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, तो सिमेट्रिक के लिए ध्यान से देखिएगा। हमने मान लिया है P कामा Q बिलोंग्स टू R है। ठीक है, P कामा Q बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है कि जो P और यहाँ पर रिलेशन दिया है, P जो है P और Q आपस में समान दूरी पर हैं। मतलब जितनी दूरी पर P है उतनी ही दूरी पर Q है। तो क्या हम यह कर सकते हैं कि जितनी दूरी पर Q है उतनी ही दूरी पर P होगा। भाई रिलेशन ध्यान से देखिए, जितनी दूरी पर P है उतनी ही दूरी पर Q है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जितनी दूरी पर Q है उतनी ही दूरी पर P है, डेफिनेटली कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यह सिमेट्रिक है। मतलब जितनी दूरी पर P है उतनी ही दूरी पर अगर Q है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी दूरी पर Q है उतनी ही दूरी पर P है। ठीक है, तो यह सिमेट्रिक भी हो जाएगा, डेफिनेटली यह भी सही है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव, क्या यह ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करते हैं बच्चा। तो हमने बताया, मान लिया P जितनी दूरी पर P है उतनी ही दूरी पर Q है, अर्थात ये इसमें मिल रहा है। और जितनी दूरी पर Q है उतनी ही दूरी पर R है, ये भी इसमें मिल रहा है। मतलब जितनी दूरी पर P था उतनी ही दूरी पर Q है और उतनी ही दूरी पर R है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जितनी दूरी पर P है उतनी ही दूरी पर R है, मतलब P और R का भी दूरी सेम होगा। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि यह ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। भाई कोई भी मूल बिंदु ये है मान लिया, ठीक है, जितनी दूरी पर P था उतनी ही दूरी पर Q था, बात सही थी, चलो ठीक है। और जितनी दूरी पर Q है उतनी ही दूरी पर R है, बताया गया जितनी दूरी पर Q है उतनी ही दूरी पर R है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी दूरी पर P था उतनी ही दूरी पर R है, अर्थात ये भी हम PR वाली भी कंडीशन कह सकते हैं, अर्थात यह ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया है यह एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों कंडीशंस होती हैं तो हमने बताया था उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है। आगे क्या पूछा गया है इसमें देखिएगा। ठीक है, आगे बताया गया था कि बाद में पुनः सिद्ध कीजिए कि P इज इक्वल टू नॉट 0,0
से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त, ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ठीक है, मतलब है कि कोई भी रिलेशन जो है बताया गया है PQR सभी एक बिंदु से होकर के जा रहे हैं, मतलब PQR जो है हमेशा R से समान दूरी पर है, मतलब मूल बिंदु से समान दूरी पर है। ठीक है, P भी इधर साइड में है, Q इधर साइड में है, R इधर साइड में है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो बिंदु होंगे जो इससे जितनी दूरी पर P है उतनी ही दूरी पर Q होगा, उतनी ही दूरी पर R होगा। इसी प्रकार आगे बहुत सारे बिंदु होंगे उतनी ही दूरी पर, ऐसे इस तरह से। तो एक ऐसा सीधे सीधे एक वृत्त बनता हुआ चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक जिसका केंद्र बिंदु क्या है, केंद्र जो है वो मूल बिंदु है, उससे होकर जाने वाला एक बिंदु जो वृत्त होगा वो बिंदु P से ही होकर जा रहा होगा। हम मान लेते हैं कि इसका जो मूल बिंदु है O है, तो हमने मान लिया OP बराबर R। अगर OP बराबर R, R एक त्रिज्या हमने मान लिया, OP बराबर कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, तो सभी की दूरी जो है इसलिए क्या हो जाएगा, OQ बराबर भी R होगा और OR बराबर भी R होगा। ठीक है, और इस तरह से OS बराबर भी R होगा। जितने भी आगे बिंदु हम लेंगे वो सारे R दूरी पर होंगे। अतः क्या है कि बिंदु, हम कह सकते हैं बिंदु P से होकर जाने वाला वृत्त जो है, बिंदु P से होकर जाने वाला वृत्त बिंदुओं किनसे होकर जा रहा है, बिंदुओं Q R S से होकर जाता है, जिसका केंद्र बिंदु O है, जिसका केंद्र क्या है, O है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं या मूल बिंदु है कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको नीचे लिख देना है बच्चा, हमने पूरा नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़िए। चलो हम भी पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि संबंध त्रिभुजों के समुच्चय A में, एक जो समुच्चय दिया है त्रिभुजों का है, A एक समुच्चय है जो किसका है, त्रिभुजों का समुच्चय है, त्रिभुजों का समुच्चय दिया गया है, समुच्चय दिया गया है A। ठीक है, और बताया गया है रिलेशन, यहां पर एक दिया गया है रिलेशन, क्या दिया गया है, तो बताया गया है T1, T2, T1, T2, T1 मतलब है ट्रायंगल 1, मतलब त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। ठीक है, T1, T2 वेयर बताया गया है T1, T2 जो है वो समरूप है, मतलब T1 जो है वो T2 के समरूप है। ठीक है, T2 के समरूप है। तो बताया गया द्वारा प्रदत्त फलन संबंध R एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले यही चेक करते हैं R एक तुल्यता संबंध है या नहीं, उसके बाद में आगे जो बताया है उसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे तुल्यता संबंध सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, तो हमें पता है बच्चा कि जो R का जो, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या चेक करने वाले हैं, तुल्यता। तुल्यता के लिए हमें सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों सिद्ध करने होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव पहले चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करें। तो रिफ्लेक्सिव में हम कैसे चेक करेंगे, हमें पता है कि क्या T1, T1 बिलोंग्स टू R हो सकता है, क्या T1 के समरूप हो सकता है, यहां पर रिलेशन समरूप का है, क्या T1 जो है T1 के समरूप हो सकता है। समरूप क्या होता है, जिसका एक ही जैसा रूप हो। ठीक है, वही समरूप कहलाता है। तो अब देखिएगा T1 के रिलेशन में हो सकता है क्या, मतलब समरूप हो सकता है। तो भाई कोई भी बात करें, कोई भी आकृति हो, खुद के समरूप तो होती ही है। हम भी अपने समरूप हैं, जैसा हमारा रूप है वैसा ही हमारा रूप रहेगा। तो हमारा रूप हमारे जैसा ही है, इसका मतलब है कि हम खुद के समरूप तो हैं। कोई भी दुनिया की कोई भी चीज हो, ठीक है, वो खुद के समरूप तो होती ही है। अर्थात T1 आल्सो शुड बी, और T2 मतलब T1 और T2 दोनों जो होंगे क्या होंगे, समरूप होंगे। ये बात सही है, T1, T2 रिलेशन में होंगे। इसी प्रकार T2 भी रिलेशन में होंगे। इसी प्रकार T3, T3 भी रिलेशन में होंगे। हम कह सकते हैं ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक की बात अगर हम करें, सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, हमने ले लिया, मान लिया कि T1 जो है वो T2 के समरूप है, T1 जो है T2 के समरूप है। तो क्या हम कह सकते हैं कि T2 भी T1 के समरूप होगा। सो डेफिनेटली अगर T1 T2 जैसा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि T2 भी T1 जैसा है। ठीक है, तो ये दोनों हम बातें कह सकते हैं। T1 T2 जैसा है तो T2 भी T1 जैसा है, दोनों कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अर्थात यह सिमेट्रिक भी है अगर T1 T2
बिलोंग्स टू आर है तो T2 T1 भी आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं फिर ट्रांजिटिव, क्या यह ट्रांजिटिव होगा? तो डेफिनेटली ये ट्रांजिटिव भी होगा। क्यों होगा? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं T1 और T2, T1 T2 एक जैसे हैं और हम कहें T2 और T3 भी एक जैसे हैं। ठीक है, T1 T2 समरूप हैं, T2 T3 समरूप हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि T1 T3 भी एक जैसे ही हैं, T1 T3 भी एक जैसे हैं। मतलब अगर T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो इसका मतलब है T1 भी T3 के समरूप होगा, अर्थात यह ट्रांजिटिव भी है, अर्थात रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो यह तुल्यता संबंध है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, इसी में हमें आगे क्या सिद्ध करना था, तो मैं इसको जरा मिटा देता हूं। ये इक्विवेलेंस तो हो गया है, हम नीचे लिख सकते हैं। अब इसी में दिया गया था कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, जो T1 है उसकी जो भुजाएं हैं, मतलब पहला जो त्रिभुज दिया गया उसकी भुजाएं क्या दी गई हैं? 3, 4, 5 इनकी भुजाएं दी गई हैं। T1 की भुजाएं हैं 3, 4, 5 और आगे दिया गया है T2 की जो भुजाएं हैं वो हैं 6, 8, 10। ठीक है, 6, 8, 10 और T3 की भुजाएं हैं कौन है? तो T3 की भुजाएं दी गई हैं बच्चा, सॉरी हमने गलत लिख दिया है। T2 की जो भुजाएं हैं वो दी गई हैं 5, 12 और यहाँ पर दिया है 13। ठीक है, और T3 दिया है 6, 8 एंड 10। ओके, ये दिया गया है। इसमें कौन आगे बताया है T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? मतलब इनमें जो ये संबंध बताया गया समरूप, तो समरूपता के लिए कौन से त्रिभुज एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं? क्या T1 T2 संबंधित हैं? 3/4। देखो, समरूप के लिए उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होना चाहिए। ठीक है, समरूप तभी होता है जब किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब देखिएगा, T1 T2 की क्या संगत भुजाओं का अनुपात समान होने वाला है? 3/4। अगर 3/5 की बात करें, क्या 3/5 4/12 के बराबर होगा? काट के देखे, 2 दूना 4, 2 छंग 12 या फिर 4 तियां 12, ऐसे कर दो ना, 4 एकम 4, 4 तियां 12। तो ये 3/5 था, ये 1/3 है, इसका मतलब ये बराबर नहीं आ रहे हैं। ये T1 और T2 एक दूसरे से संबंधित नहीं हो सकते। क्या T2 और T3 भी एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं? तो देखिएगा, 5/6 और 12/8 क्या बराबर है? नहीं हो रहा है भाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये भी एक दूसरे से संबंधित नहीं हो सकते। हमें समरूप के लिए इनका अनुपात बराबर चाहिए। तो T1 और T3 को देख लेते हैं। T1 और T3 और 4/8 और इसी प्रकार 5/10 करें तो देखिए 1, 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब हम कह सकते हैं इनका अनुपात बराबर आ रहा है, अर्थात T1 और T3 एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, T1 और T3 एक दूसरे से संबंधित हैं। यही पूछा गया था कौन से त्रिभुज एक दूसरे से संबंधित हैं, तो हमने बता दिया T1 और T3 एक दूसरे से संबंधित हैं। चलो हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? समझते रहिए, बस मेरा कहने का मतलब है। और अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को भाई लाइक अवश्य कर दीजिए। ठीक है, लाइक करिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पिछले वाले अगर वीडियोज नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वाले वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। क्योंकि अगर इसमें आपका कुछ भी ऊपर से उड़ रहा है तो इसका मतलब है आपने पीछे वाले वीडियो ध्यान से नहीं देखे। ठीक है, तो अगर आपने देखे होंगे तो आपका कुछ भी ऊपर से नहीं जाने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है, सिद्ध कीजिए समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में। ठीक है, A इक्वल टू ए, एक जो A है वो क्या है? एक समुच्चय है। किसका है? समस्त बहुभुजों का समुच्चय है। समस्त बहुभुजों का समुच्चय है। ठीक है, बहुभुजों का समुच्चय, समस्त बहुभुजों का समुच्चय मतलब त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, सभी प्रकार के बहुभुज इसमें A में उपस्थित है। ठीक है, समस्त बहुभुजों का समुच्चय बताया है। और इसमें बताया गया एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन क्या दिया गया है? P1 कामा P2। ओके, P1 कामा P2 वेयर P1 तथा P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है। क्या है? कि भुजाओं की संख्या जो है वो क्या है? समान है।
ओके भुजाओं की संख्या समान, ये रिलेशन दिया गया है कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है इस रिलेशन में। ठीक है, अब बताया गया है हमें इस प्रकार से संबंधित R एक तुल्यता संबंध है, ये हमको सिद्ध करना है कि जो रिलेशन दिया गया है ये R एक तुल्यता संबंध है। आगे फिर कुछ सिद्ध करना है उसको हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो R एक तुल्यता संबंध है, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे ध्यान से देखते हैं जरा। R को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब बच्चा क्या है, स्वतुल्य हमें चेक करना होगा। तो चेक करते हैं A, A बिलोंग्स टू R, क्या P1, P1 बिलोंग्स टू R कह सकते हैं, क्या P2, P2 बिलोंग्स टू R कह सकते हैं। तो डेफिनेटली कह सकते हैं। P1 में जितनी भुजाएं हैं क्या उतनी ही भुजाएं P1 में होंगी, मतलब बताया गया ना संख्या, जो भुजाओं की संख्या समान है, कोई भी बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। अगर त्रिभुज लेते हैं तो P1 एक त्रिभुज है तो P1 यहां पर भी वो भी त्रिभुज ही हुआ, तो उनमें भुजाओं की संख्या का समान नहीं होंगे, मतलब खुद में तो खुद के बराबर भुजाओं की संख्या होंगी ही। ठीक है, हम कह सकते हैं ना, हम खुद में किसी भी चीज में किसी भी बहुभुज की बात करें, उस बहुभुज में उसके बराबर ही भुजाओं की संख्या होंगी। तो P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी, P2 में भुजाओं की संख्या समान होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, अर्थात यह रिफ्लेक्सिव है। जब रिफ्लेक्सिव है तो हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक है या नहीं। ओके, तो सिमेट्रिक चेक करते हैं मतलब सममित चेक करते हैं। हम अगर कह दें कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, जितनी संख्या P1 में है उतनी ही P2 में है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जितनी संख्या P2 में है उतनी ही P1 में है, कह सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भुजाएं P1 में हैं उतनी ही अगर P2 में है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भुजाएं P2 में हैं उतनी ही भुजाएं P1 में है। इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं यह सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिक है तो क्या यह ट्रांजिटिव है, चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए भाई, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, तो हमने मान लिया कि P1 और P2 दोनों में भुजाओं की संख्या समान है, जितनी भुजाएं P1 में है उतनी ही P2 में है, और हम दो चीजें से मानते हैं ना, जितनी भुजाएं P2 में है उतनी ही P3 में है। हमने ये भी मान लिया कि जितनी P1 में थी उतनी P2 में थी, और जितनी P2 में थी उतनी ही P3 में थी। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी P1 में है उतनी ही P3 में है, मतलब जितनी P1 में है उतनी ही P3 में है, क्या कह सकते हैं? तो डेफिनेटली कह सकते हैं। रिलेशन क्या है, समान संख्या, भुजाओं की संख्या समान रहना है। ठीक है, तो जितनी P1 में उतनी ही P2 में है, तो और उसके बाद में जितनी P2 में उतनी ही P3 में है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जितनी P1 में है उतनी ही P3 में है, अर्थात यह भी यहाँ पर सत्य हो जाता है। अर्थात यह क्या हो जाएगा, यह भी एक स्वतुल्य समुच्चय, सॉरी क्या कहते हैं ना, तुल्यता संबंध हो जाएगा। हम कह सकते हैं यह भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो हम इसके आगे जो हमें सिद्ध करना था उससे भी सिद्ध कर लेते हैं, क्या बताया गया है आगे। ठीक है, बताया गया है आगे, बताया गया है 3, 4, 5 भुजाई, सॉरी 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब 3, 4, 5 की एक कोई भुजाएं हैं, इन भुजाओं से एक त्रिभुज बना हुआ है, भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज है, 3, 4, 5 का भुजाओं वाला कोई समकोण त्रिभुज है, और इससे संबंधित समुच्चय के सभी अवयव ज्ञात करना है। इससे संबंधित जितने भी अवयव इसमें होंगे इस समुच्चय में, वो सारे के सारे लिखना है। तो चलो हम लिख देते हैं सारे अवयव, उस समुच्चय के अवयव को अगर हम B से लिखें तो उसका समुच्चय हम बना देते हैं। ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज है तो त्रिभुज है, और यहां पर भुजाओं का संबंध है, यहां पर समरूप का संबंध नहीं है। ठीक है, और ना ही समकोण का संबंध है। इसने बताया ये 3, 4, 5 भुजा की एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो क्या हमें क्या लेना है, हमें तो समरूप भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उसमें भी 3 भुजाएं होंगी। ये 3, 4, 5 भुजाओं वाले होते, या फिर 8, 10, 15 भुजाओं वाला होता, कुछ भी होता, मतलब 8, 10, 15 सेंटीमीटर वाली होती तीनों भुजाएं, या फिर 6, 7, 8 वाली होती, किसी प्रकार का होता। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना, हमें तो केवल यही सिद्ध करना है कि ये जो है इनमें भुजाओं की संख्या जो है वो समान होनी चाहिए। तो इसका हम कह सकते हैं कि इससे, इस त्रिभुज से संबंधित कितने त्रिभुज हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं जितने भी प्रकार के त्रिभुज होंगे वो सारे के सारे इससे संबंधित होंगे, क्योंकि संबंध जो है भुजाओं की संख्या का है, लंबाई का नहीं है, समरूपता का नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सभी प्रकार के त्रिभुज, सभी प्रकार के त्रिभुज।
ठीक है। सभी प्रकार के त्रिभुज जो होंगे वो इससे रिलेट करेंगे जिसमें 3 भुजाएं होंगी, ठीक है। भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का त्रिभुज है तो उसमें 3 ही भुजाएं होनी हैं, वो समकोण हो या फिर समबाहु हो या फिर समद्विबाहु हो या विषमबाहु हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, लेकिन भुजाओं की संख्या तो 3 ही होने वाली है, अर्थात सभी प्रकार के त्रिभुज जो है इस त्रिभुज से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने बता दिया है आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा, जल्दी से हम लोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दिखा होगा, आप देखिएगा ध्यान से। इसके बताया गया है कि मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है, ठीक है। L क्या है? एक समुच्चय है और उस समुच्चय में अवयव क्या है? XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। XY तल में समस्त रेखाएं हैं, मतलब जितनी भी रेखाएं हैं XY तल में हो सकती हैं वो सारी की सारी रेखाएं इस समुच्चय के अंतर्गत हैं। और बताया गया है एक रिलेशन में क्या बताया गया है? बताया गया है रिलेशन में दिया है L1, L2, रेखा L1, रेखा L2, ठीक है। और यहाँ पर रिलेशन बताया गया है L1 समांतर है L2 के, ठीक है। रिलेशन है L1 समांतर है L2 के, ठीक है। मतलब L1 और L2 समांतर हैं, ये इनका रिलेशन है, मतलब समांतर होना एक रिलेशन है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। चलो हम सिद्ध करते हैं R एक तुल्यता संबंध है। और तुल्यता के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं भाई। रिफ्लेक्सिव को चेक करते समय हम क्या करेंगे? हमें पता है कि L1, L1 बिलोंग्स टू R कह सकते हैं क्या? L1, L1 बिलोंग्स टू R कह सकते हैं क्या? मतलब L1 के समांतर हो सकता है। तो कोई भी रेखा हो भाई खुद के समांतर तो वो हो सकती है, खुद पर लंब नहीं हो सकती है, लेकिन खुद के समांतर तो हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि यह रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि कोई भी रेखा L1 है वह L1 के समांतर होगी, L2 है L2 के समांतर होगी, मतलब खुद के समांतर तो कोई भी रेखा हो सकती है। लंब अगर यहां पर कह दिया जाता है L1 L2 पर लंब है तो फिर ये फिर नहीं रहता, मतलब ये हम कह सकते थे रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि कोई भी रेखा खुद पर लंब नहीं हो सकती लेकिन समांतर हो सकती है, ठीक है। तो यह रिफ्लेक्सिव है, ये बात सही है। इसके बाद में चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। सिमेट्रिक है या नहीं चेक करते हैं जरा। सिमेट्री के लिए क्या होता है? मान लिया हमने कह दिया L1 जो है वह L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि L2 भी L1 के समांतर होगा कि नहीं होगा? भाई हम कह सकते हैं अगर L1 जो है वो L2 के समांतर है तो इसका मतलब L2 भी L1 के समांतर होगा। डेफिनेटली हम कह सकते हैं L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर है। इसका मतलब क्या है? यह सिमेट्रिक भी है। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। इसका मतलब ये संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक है या नहीं है चेक करते हैं। हमने बताया L1 जो है L1 L2 के समांतर है, ठीक है। L1 L2 के समांतर है और L2 जो है वो समांतर है L3 के, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि L1 भी L3 के समांतर होगा? अगर होगा तो फिर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो जाएगा। ध्यान से देखिए L1 जो है वो L2 के समांतर है, L2 जो है वो L3 के समांतर है। क्या L1 भी L3 के समांतर है? तो डेफिनेटली है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी बात सही है, अर्थात यह ट्रांजिटिव भी है। अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है तो फिर क्या है? यह इक्विवेलेंस भी है, मतलब यह तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया यह तुल्यता संबंध, नीचे लिख दिया करना बच्चा, अतः यह तुल्यता संबंध है। और आगे बताया गया है कुछ सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। चलो हम सिद्ध कर दिया। आगे बताया रेखा y = 2x + y = 2x + 4, ठीक है। ये दिया गया है के संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इससे संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है जो इसके समांतर होनी चाहिए। तो इसके समांतर तो लाखों रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन समांतर होने के लिए जरूरी क्या होता है? इससे संबंधित कोई भी रेखा का जो समुच्चय हम A से लिख रहे हैं, ठीक है। और उसका समुच्चय A से अगर लिखें तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं?
ये जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनके समांतर रेखा रखने के लिए x और y के गुणांक तो सेम रहने चाहिए, मतलब y की जगह पर y ही रहना चाहिए। x है 2x है तो 2x ही रहना चाहिए, मतलब x और y के गुणांक सेम रहना चाहिए। लेकिन इसको हम बदल सकते हैं, 4 की जगह पर कुछ भी कर दीजिए। 4 की जगह पर हमने c कर दिया, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, 10 लिख दो, 12 लिख दो, लाख लिख दो, 100 लाख लिख दो, जितना भी आप लिखना चाहते हैं लिख दो। वो समांतर रहेगी, बस दूरी उसकी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ऊपर या नीचे किसी प्रकार से दूरी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन वो एक दूसरे के समांतर ही रहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि इससे संबंधित, इस रेखा से संबंधित सभी समांतर रेखाओं का समुच्चय हम ये कह सकते हैं y = 2x + c, जहां हम कह सकते हैं जहां c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू 1 2 3 ... कुछ भी हो सकता है अनंत तक। ठीक है, तो ये इनका समुच्चय हो जाएगा, आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं, 2 और क्वेश्चन हमें देखने हैं, इसके बाद में प्रश्नावली हमारी खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया गया है, मान लीजिए कि एक समुच्चय दिया गया है, हम इसे a मान लेते हैं, कोई बात नहीं है, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें बताया गया है, एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन क्या है? 1, 2, आगे है 2, 2, फिर 1, 1 और इसी के बाद है 4, 4, 1, 3, 3, ठीक है, और 3, 2। ठीक है, इतने दिए गए हैं इसके रिलेशन के भीतर अवयव। अब बताए द्वारा संबंधित फलन निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। मतलब 4 विकल्प दिए गए हैं और सही उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई, ये स्वतुल्य सममित संक्रामक है क्या, कौन नहीं है, कौन नहीं। हम देख लेते हैं क्या ये स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य के लिए मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है, 1, 1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, 2, 2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। भाई मिल भी रहा है, 1, 1, 2, 2 है, इसका मतलब ये स्वतुल्य है, मतलब स्वतुल्य तो है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्या यह सममित है, सममित मतलब सिमेट्रिक, क्या यह सिमेट्रिक है। तो ध्यान से देखिएगा, 1, 2 है तो क्या 2, 3 भी है, सॉरी 1, 2 है तो क्या 2, 1 है, नहीं है। अगर 1, 2 R को बिलोंग कर रहा है तो 2, 1 R को बिलोंग नहीं कर रहा है, अर्थात सममित नहीं है। स्वतुल्य था लेकिन सममित नहीं है। अब सममित नहीं है तो आगे देखते हैं क्या, तो संक्रामक देखते हैं, ये संक्रामक है या नहीं है, संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिएगा, जैसे हमने बता दिया 1, 3 बिलोंग्स टू R, 1, 3 है, फिर 3, 2 भी है, 3, 2 आल्सो बिलोंग्स टू R। तो क्या 1, 2 भी है, 1, 2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो मिल रहा है 1, 2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, अर्थात यह संक्रामक भी है। मतलब स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, आपको दिख रहा होगा, देखिएगा स्क्रीन पर, बी ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 16 क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसे, क्या है, मान लीजिए कि समुच्चय n में, n है एक नेचुरल नंबर्स का समुच्चय। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 ... जितने भी हैं। ठीक है, n में r बराबर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताया है r बराबर, एक रिलेशन दिया गया है a, b where a is equal b minus 2 and b is greater than 6। बताया गया b जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, a बराबर b minus 2, मतलब a का वैल्यू b से 2 घटाने पर आना चाहिए, a का वैल्यू 2 से घटाने पर आना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, 2, 4 बिलोंग्स टू R। क्या ये सत्य है? बताया गया द्वारा प्रदत्त फलन संबंध R निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो ध्यान से देखिए, a का वैल्यू जो है b से 2 घटाने पर प्राप्त होना है, a का वैल्यू b से 2 घटाने पर मिलना चाहिए, तो a का वैल्यू जो 2 है वो 4 से 2 घटाने पर ही मिल रहा है, ये तो बात सही है। लेकिन यहाँ पर ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है कि b जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर b जो है 6 से छोटा है, अर्थात ये गलत है। ठीक है, b वाला ऑप्शन चेक करते हैं, b वाला ऑप्शन दिया है
3,8 बिलोंग्स टू आर। 3,8 हो सकता है क्या, मतलब a का वैल्यू इस b से 2 घटाने पर मिल रहा है। 8 से 2 घटाइए 6 होना चाहिए था, यहाँ पर 3 है। इसका मतलब ये तो पहली वाली कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा है। और c देखते हैं, इसका c पार्ट क्या दिया है, तो c पार्ट में दिया है 6,8 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 6,8 भाई b से 2 घटाइए 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और दूसरी कंडीशन b जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, b मतलब 8 जो है 6 से बड़ा भी है, अर्थात ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो आंसर ये वाला सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन अब हम चेक ही नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देख लिया है कि ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 पूरी सॉल्व हो चुकी है, पूरी फिनिश हो चुकी है। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन 1 से 9 तक नहीं देखे थे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक है, वहां पर दोनों वीडियोस का लिंक है। मैंने जिसमें बेसिक बताया था और जिसमें 1 से 9 तक के हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, दोनों वीडियोस आराम से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आप लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे फिर आपको समझ में आएगा आखिर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कर लेना है। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आप इसी प्रकार से पूरी मैथ पढ़ने वाले हैं और पूरी फिजिक्स भी आप यहां पर पढ़ते हैं। तो ऐसे ही बस पढ़ते रहिए और खुश रहिए। और क्या करते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।